Welcome class. Our today's question is this. Students, as per the request of many students, I am selected this question. Students, कई सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन पे डाउट था कि इस क्वेश्चन को सर हाउ टू अटेम्प्ट इट। तो आज की कोशिश अपनी यही है कि इस क्वेश्चंस को हम समझें और साथ साथ में जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर इस टाइप के या डिफरेंट भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कैसे टैकल किया जाए, बेसिक स्ट्रेटजी सीखें। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। चाहे तो आप पहले अपने आप से खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर देखें कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए खुद से, देन वी विल प्रोसीड। क्लियर? चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सभी के आंसर्स आ गए हैं और अब मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने चल रहा हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करना चाहिए देखते हैं, समझते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए कि व्हाट वाज गिवन एंड व्हाट टू फाइंड। हमें दिया क्या गया है और हमें उससे फाइंड आउट क्या करना है। बड़ी बेसिक चीजें हैं बट हमें इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में दिया है, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विद येलो सीड्स। टॉल प्लांट जिनके येलो सीड्स हैं उनकी क्रॉस की गई एंड अ टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड्स, इनके बीच में क्रॉस की गई। स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन है कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे कौन से हैं स्टूडेंट्स? टॉल प्लांट एंड येलो सीड्स। टॉल प्लांट्स एंड येलो सीड्स। क्लियर? अपन इधर लिख लेते हैं तो स्पेस प्रॉपर रहेगा आपके लिए। पेरेंट्स हमारे कौन से हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यानी कि हेट्रोजाइगस बोथ आर। हियर green seeds are what? Capital T, small t, small y, small। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है, इतना आप कर पाते हैं, लेकिन इससे समझ क्या पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि विच थिंग इज डोमिनेंट, देन यू विल टेल व्हाट हियर येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। हमें ये कैसे पता चला कि येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है? ब्यूटी इज, हमें पता है कि जो येलो है यहां पर कैपिटल लेटर से उसे रिप्रेजेंट किया गया है और ग्रीन को स्मॉल लेटर से, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इससे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हियर येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ गैमेट। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर्स इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि वो इसके गैमेट्स नहीं बना पाए। क्लियर? तो पहले क्वेश्चंस को और आगे पढ़ते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? इनके बीच में क्रॉस कराई गई है टॉल प्लांट एंड ग्रीन सीड्स से। व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन ऑफ फेनोटाइप्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स इन द F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, यानी कि जो चिल्ड्रंस हैं, ऑफ स्प्रिंग में जो प्लांट्स हैं, उनके फेनोटाइप्स कैसे हैं? फेनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो जो प्लांट्स F1 जनरेशन में दिखेंगे वे कैसे होंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए हमें इनके बीच में इनके गैमेट्स बनाने चाहिए और चेकर बोर्ड या फिर डायरेक्टली हमें इनके गैमेट्स बना करके फिर फाइनली F1 जनरेशन में फेनोटाइप्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम यहां पर आप लोगों को यही आ रही थी, आई नो, कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे सर हाउ टू मेक द गैमेट। तो देखिए, यहां पर गैमेट बनाना सीखते हैं हम लोग, जो प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था, बट फिर से एक बार समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे समझ में नहीं आ रहा यहां पर कितने गैमेट्स बनेंगे। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि टाइप्स ऑफ गैमेट के लिए हम क्या करते हैं, 2 to the power n। तो लिख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं लिखा था या क्लासेस नहीं की थी, टाइप ऑफ गैमेट इज इक्वल टू
2 to the power n। सर ये क्या चीज है अभी बता। टाइप ऑफ गैमेट्स, ये पेरेंट्स हैं। अब इन पेरेंट्स से हमने गैमेट्स बनाने हैं, तो जो गैमेट्स बनेंगे वो कितने गैमेट्स बनेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। यहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हियर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। n का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? नंबर ऑफ, समझ जाएंगे, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। तो आपको सभी लोगों को पता है कि यहां पर हेट्रोजाइगस स्टूडेंट कितने हैं? 1 and 2। इफ देयर इज 2 हेट्रोजाइगस, अगर यहां पर 2 हेट्रोजाइगस हैं तो यहां पर n के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 2 and 2 into 2 is equal to 4। समझ पा रहे हैं? या फिर आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हमने 2 की पावर 2 की तो ऑब्वियसली कितने गैमेट्स बने? 4। तो वो 4 गैमेट्स कौन कौन से होंगे? कैपिटल T, कैपिटल Y। नेक्स्ट वन इज कैपिटल T, स्मॉल y, स्मॉल t, कैपिटल Y, स्मॉल t, स्मॉल y। अब स्टूडेंट्स आप लोग बताएं मुझे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म हियर? टेल मी एग्जैक्टली हाउ मेनी गैमेट्स? 2। हाउ यू विल नो? हाउ यू विल नो? Here if you see how many heterozygous? Only 1. Here how many heterozygous? 1 and 2. यहां पर heterozygous कितने हैं? 1 हैं। तो obviously 2 की पावर 1 करेंगे तो कितने होंगे? 1 होंगे। तो यहां पर अपन देखें तो कैपिटल T, स्मॉल y, स्मॉल y। नेक्स्ट वन इज स्मॉल t, स्मॉल y, स्मॉल t, स्मॉल y। हमने गैमेट्स बना लिए प्रॉपरली आप सभी लोगों ने। अब ये जो गैमेट्स बनाए हैं इनसे हम लोगों को F1 जनरेशन कैलकुलेट करनी है, तो इनके बीच में ऑब्वियसली क्रॉस करेंगे तो क्या होगा देख लें आप लोग। देयर आर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। क्लियर? हियर 2। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल T, कैपिटल Y। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल T, स्मॉल y। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? स्मॉल t, कैपिटल Y। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? स्मॉल t, स्मॉल y। स्टूडेंट्स यहां पर अपन क्या लिखेंगे? कैपिटल T, स्मॉल y। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल t, स्मॉल y। अब ऑब्वियसली हम लोग यहां पर क्या आएगा, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल Y, स्मॉल y। दीज आर द जेनोटाइप्स। कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल y, स्मॉल y। सिमिलरली कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल Y, स्मॉल y। इजिली कर पा रहे होंगे। कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल y, स्मॉल y। सिमिलरली कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल Y, स्मॉल y। कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल y, स्मॉल y। नेक्स्ट इज स्मॉल t, स्मॉल t, कैपिटल Y, स्मॉल y। नेक्स्ट इज स्मॉल t, स्मॉल t, स्मॉल y एंड स्मॉल y। आपने प्रॉपरली गैमेट्स बना लिए। दीज आर द जेनोटाइप्स। आपसे अगर जेनोटाइप्स पूछे जाते व्हाट वाज द प्रोपोर्शन ऑफ जेनोटाइप्स, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फेनोटाइप्स। हमसे यहां पर स्टूडेंट्स फेनोटाइप्स की बात की गई है। तो अगर फेनोटाइप्स की बात की गई है तो हम फेनोटाइप्स देखें तो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? टॉल प्लांट विद येलो सीड्स, टॉल प्लांट्स एंड द येलो सीड्स। तो दीज आर द टॉल एंड येलो। तो टॉल और येलो के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? टॉल, कैपिटल Y, स्मॉल y।
यहाँ पर येलो वॉज द डोमिनेंट हियर, तो TY stands for, T stands for tall, Y stands for yellow. Getting my point? T stands for tall, Y stands for yellow. Similarly here tall, small y means what? These are the green. You people know questions में ही दिया था, green seeds हैं, the green. तो tall and green, यहाँ पर मैं TG लिख रहा हूँ due to the lack of space. Tall and the green. Here it is what? Tall. Next one is yellow. Here tall, green. Here tall, yellow. Here tall, it is green. It is what? Dwarf, yellow. It is what? Dwarf. It is what? Green. तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इजिली यहाँ पर फेनोटाइप्स सभी के लिख लिए। अब हमने क्वेश्चंस में देखा तो हमसे पूछा गया है टॉल और ग्रीन का प्रपोर्शन। अब यहाँ पर 8 दिए गए हैं, 8 क्या हमारे पास पॉसिबल 8 गैमेट्स हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इससे आप पता कर पाएंगे कि जो हमने मतलब जो भी गैमेट्स बनाए हैं, जो क्रॉस की है, इज इट करेक्ट और नॉट। क्लियर? तो ऑब्वियसली 8 है। आउट ऑफ 8 हाउ मेनी आर टॉल एंड ग्रीन। जो 8 प्लांट्स टोटल बने हैं, इन 8 प्लांट्स में से कितने प्लांट टॉल और ग्रीन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 8 प्लांट बन रहे हैं उसमें से कितने प्लांट्स आपके टॉल और ग्रीन है। क्या 3 है, 2 है, 1 है या 2 है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आउट ऑफ 8 हाउ मेनी प्लांट्स आर टॉल एंड ग्रीन। प्रपोर्शन का मतलब यही है। प्रपोर्शन ऑफ टॉल एंड ग्रीन सेज दैट हाउ मेनी आर टॉल एंड ग्रीन आउट ऑफ द 8। 8 में से कितने टॉल और ग्रीन है। तो अगर हम काउंट करें टॉल एंड ग्रीन तो हाउ मेनी दे आर 1 2 and 3. Students, how many tall and green? 3. So the option is 3/8. Students, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास में हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, then 3/8 is given in only one option. Then you don't need to get for that. Clear? It is good enough to correct the answer. But अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें इसे भी एनालाइज करना चाहिए। तो आइए करते हैं। यहाँ से इतनी ही इंफॉर्मेशन से हम समझ गए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा है, ए, फर्स्ट वन। क्लियर? बट आइए देख लेते हैं क्या डॉर्फ एंड ग्रीन है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। हाउ मेनी डॉर्फ एंड ग्रीन आउट ऑफ द 8? देयर आर ओनली 1। सिर्फ एक ही डॉर्फ और ग्रीन है। तो जब सिर्फ एक ही डॉर्फ एंड ग्रीन है तो 1/8 इज द करेक्ट आंसर। हियर 1/8। तो आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे हाउ टू अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसे समराइज करें तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को पेशेंस के साथ केयरफुली पढ़ें। पढ़ने के बाद व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू फाइंड आउट, इसे सर्च आउट करें। देन फिर इसके बाद प्रॉपरली क्रॉस बनाते समय यू नीड टू फोकस ऑन हाउ मेनी हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस हैं। यू नीड टू फोकस ऑन द हेट्रोजाइगस टू मेक द करेक्ट गैमेट। आई होप आप की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। आपसे सारे क्वेश्चंस अब आने वाली क्लासेस में आपको सारे के सारे इस तरीके के क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग सारे क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे। आई होप योर डाउट इज क्लियर। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। Okay, let's start. Chromosomal
theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance. Students, it is again important question arises in our board exams. They will ask what was the chromosomal theory of the inheritance. This theory was given by a scientist which name is Sutton and Boveri. Chromosomal theory of inheritance, it is given by Sutton and Boveri. स्टूडेंट, सटन एंड बॉवेरी ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को। अब हमें ये समझना है कि सटन एंड बॉवेरी ने क्या ऐसी बात बता दी जो कि तब के टाइम के लिए बहुत ही बड़ी बात थी। एक्चुअली एक तरीके से आप ये कहें, आपको पता होगा, थोड़ा सा हम अगर बात करें, इन्होंने बताया क्या था सटन एंड बॉवेरी ने। ही नोटेड दैट chromosomes shows parallel behavior to the genes, he noted that chromosome shows parallel behavior to the genes and he used chromosomes to show Mendel's वर्क। स्टूडेंट, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि क्रोमोसोमल theory of inheritance was given by scientist Sutton and Boveri. He noted that he suggested that chromosomes shows parallel behavior to the genes during the inheritance के टाइम पे क्रोमोसोम्स शो करते हैं पैरेलल बिहेवियर सेम एज द जीन्स एंड ही यूज्ड क्रोमोसोम्स टू शो द मेंडल्स वर्क। एग्जैक्टली अगर आप सिंपली समझें तो आप कह सकते हैं कि सटन एंड बॉवेरी सपोर्ट्स द वर्क ऑफ मेंडल्स। क्लियर? जो मेंडल्स के वर्क थे, आपको पता है कि अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें, किसकी बात करें स्टूडेंट्स? बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड इज व्हाट? अगर मैं आपसे कहूं कि मेंडल्स के वर्क जो पब्लिश किए गए थे वो कब किए गए थे स्टूडेंट्स? 1800 में। 1800 में मेंडल्स वर्क आर पब्लिश्ड। मेंडल्स वर्क आर पब्लिश्ड you know 1856 to 1863 1800 what 56 से लेकर के 1863 तक का ये जो टाइम था, इट इज व्हाट मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंडल परफॉर्म
हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप क्लियरली चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, सटन एंड बावेरी ने मेंडल्स का सपोर्ट किया। आपको पता है कि मेंडल्स फादर ऑफ जेनेटिक्स, बट पूरी अपनी हिज होल लाइफ में इनको एप्रिसिएशन नहीं मिला, इनके काम को कभी एप्रिसिएट नहीं किया गया, बिकॉज इनकी जो पर्सनालिटी थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी और इनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो उतनी प्रॉपर नहीं थी, वो ये चीज़ों को लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। तो इन जनरल जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वहाँ पर डार्विन का वर्चस्व था। डार्विन आप जानते होंगे, डार्विन जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन दिया, डार्विन फिंचेस के थ्रू आप पढ़ेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। तो डार्विन कंटिन्यूअस वेरिएशन के सपोर्ट में थे और मेंडल्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन की कहीं पर भी स्कोप नहीं था मेंडल्स के अकॉर्डिंग। और एग्जैक्टली मेंडल्स स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, जबकि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे हमारे डार्विन। तो डार्विन का कहना था कि आप स्टैटिस्टिक्स को, मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में क्यों अप्लाई कर रहे थे। तो इसीलिए इनके काम को कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया जाता था, लोग इन्हें कभी भी कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स का एडवांसमेंट होने लगा, वैसे वैसे नए नए साइंटिस्ट आए, जैसे कि सटन एंड बावेरी आए। इन्होंने एग्जैक्टली बताया कि जो मेंडल्स के रूल हैं, जो मेंडल्स ने बात कही है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। और आज की जो जेनेटिक्स है, यू कैन से इट इज मेंडल्स रूल्स आर द रॉक पिलर्स ऑफ जेनेटिक्स। जो आज के टाइम पे जो भी जेनेटिक्स है उसके जो रॉक पिलर्स हैं, जिस पे पूरी अपनी जेनेटिक्स खड़ी है, स्टैंड कर रही है, वो मेंडल्स के ही रूल्स हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ थ्योरेटिकल डेटा या फिर कुछ टाइम पीरियड की बात करी जा रही है, ये आपके नीट पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। दे विल आस्क मेंडल्स परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो किस टाइम पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो एनसीईआरटी में गिवन है और नीट में पूछा भी गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है, इट इज अ टाइम पीरियड बिटवीन 1856 टू 1863। स्टूडेंट्स, हो सकता है नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी ईयर्स, तो यू कैन से 7 ईयर्स। इफ यू कैलकुलेट देयर आर 7 ईयर्स। तो यहां पर हमने समझा कि जो पब्लिश किया गया था वो काम कब किया गया था, 1800 में। जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो 1856 टू 1863 में। तब तक इनके काम को एप्रिसिएट नहीं किया गया था, इनको वैल्यू नहीं मिली थी। तो आप देखेंगे कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल की डेथ के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का क्रेडिट मिला, उन्हें क्रेडेंशियल्स मिले। इस तरीके के जीते जी उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड थी। आप सोच के देखिए, इतने सालों तक आप काम करें और आपके काम को एप्रिसिएशन ना मिले। तो हम सभी लोगों को मेंडल से पेशेंस सीखना चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट 1800 के बाद 1900 के अप्रॉक्स दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने रीडिस्कवर किया दी वर्क ऑफ मेंडल्स। इन 1900 देयर आर 3 साइंटिस्ट इन 1900 there are 3 scientists, there are 3 scientists who rediscovered the work of Mendel, who rediscovered the work of Mendel। किसके वर्क को स्टूडेंट?
मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्टों ने। इन तीनों साइंटिस्टों का नाम भी आप लोगों से नीट के एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज नोट देम। वो कौन से 3 साइंटिस्ट थे? ह्यूगो डिवरिस फ्रॉम द होलैंड। नेक्स्ट वन इज व्हाट? ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कॉरेंस, ईवी टेस्मार्क। स्टूडेंट्स, ये 3 साइंटिस्ट थे, ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कॉरेंस, ईवी टेस्मार्क। स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करिए, इनहेरिटेंस यानी कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, इनके क्या रूल्स हैं, इसे समझने की कोशिश कर रहे थे ग्रेगर जॉन मेंडल। किसके थ्रू? पाइसम सटाइवम के थ्रू। कब के टाइम में? 1800 के टाइम पे। आपको पता है एट द टाइम ऑफ 1800 देयर आर नो सच एडवांस टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास RT-PCR है कोविड के डिटेक्शन के लिए, क्लियर। हमारे पास CT स्कैन्स हैं, हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है। एट दैट टाइम वी डोंट हैव सच थिंग्स। एग्जैक्टली मेंडल डोंट नो अबाउट द जीन्स। जैसे आज के टाइम पे आपको DNA और जीन, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग मेंडल को नहीं थी एट द टाइम ऑफ 1800। बट इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो रिजल्ट्स आए उन्हें नोट डाउन किया प्रॉपर, और फिर उनसे कुछ रूल्स दिए जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन समझते हैं। तो ये जो वर्क था इनका, आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज द, कब मेंडल्स के वर्क को पब्लिश किया गया? आप बता पाएंगे 1800। आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड क्या है? व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? देन यू विल टेल 1856 to 1863. Clear? It is approx 7 years of the time for the hybridization experiment. Till their work is not appreciated. क्योंकि साइंटिस्ट डार्विन इनके अपोज में थे। डार्विन बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि बायोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स को यूज किया जाए, तो इस वजह से इनको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था। लेकिन एट द टाइम ऑफ 1900 टाइम पीरियड में, 19वीं सदी में जब जस्ट स्टार्टिंग ही थी, तो उस टाइम पे ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कॉरेंस एंड ईवी टेस्मार्क, ये 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कि जो बातें मेंडल कह रहे हैं इट इज वेरी करेक्ट। क्लियर? जो कि आज के टाइम में रॉक पिलर्स हैं जेनेटिक्स के। तो आपको ये 3 साइंटिस्टों के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जाता है हु रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल? हु रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल? देन यू विल टेल देयर आर 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कॉरेंस एंड ईवी टेस्मार्क। बता पाएंगे? फिर आपसे अब यहां पर देखिए, ये जो हायरार्की, ये जो क्रोनोलॉजिकल डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। आप क्रोमोसोमल थियरी को अंडरस्टैंड कर पाएं, इसलिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ये सारी चीजें चल रही थी। इन 1902 दिस theory, chromosomal theory of inheritance was given by the scientist Sutton and Boveri. Are you getting my point? तो आप देख पा रहे हैं 1800 में मेंडल्स का वर्क पब्लिश किया गया। 1856 से 63 के बीच में मेंडल्स ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, और इन 1900 मेंडल्स वर्क, हिज वर्क वाज रीडिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डिवरिस, कार्ल कॉरेंस एंड ईवी टेस्मार्क। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइम, इसी टाइम के बाद जैसे ही टूल्स और टेक्निक्स में एडवांसमेंट होता गया, तो यहां पर एक नए साइंटिस्ट आए थे सटन एंड बॉवेरी, जिन्होंने क्या दिया? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि जैसे जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स आने लगी तो मिनरल्स तो फैक्टर्स ही बोल रहे थे, तो वेयर आर दीज फैक्टर्स आर सिचुएटेड। तो ये बात किसने बताई थी हमें? सटन एंड बॉवेरी ने। थ्योरेटिकली
इट इज गिवन थ्योरेटिकली। तो अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो आप समझ पाएंगे। सिंपली सटन एंड बावेरी ने मेंडल्स के वर्क को सपोर्ट किया। किस थियरी के थ्रू सपोर्ट किया? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू। तो ये जो क्रोमोसोमल थियरी थी, इन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम शोज पैरेलल बिहेवियर टू द जीन्स। क्रोमोसोम्स shows parallel behavior to the genes। ओके सर। स्टूडेंट्स, अगर ये क्रोमोसोम्स पैरेलल बिहेवियर शो कर रहे हैं जीन्स के, और इन्होंने क्रोमोसोम्स को ही यूज किया था टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉज। तो यहां पर एक पॉइंट और आपको नोट करना होगा कि क्रोमोसोमल थियरी वाज थ्योरेटिकली गिवन बाय द सटन एंड बावेरी, बट एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंटली फिर से देख लें, एक्सपेरिमेंटली थोड़ा सा तेज लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली इट वाज गिवन बाय द टी.एच. मॉर्गन। स्टूडेंट, ये जो टी.एच. मॉर्गन है, इन्हीं ने आगे चल के एक कंसेप्ट दिया था लिंकेज का। He worked on a Drosophila melanogaster, that is the fruit fly, उस पे इन्होंने काम किया था। तो हम लोग इनके वर्क को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट यहाँ पर एक समरी के फॉर्म में कंपेयर करने मेंडल वर्सेस और यू कैन से व्हाट सटन एंड बावेरी। स्टूडेंट, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इनके थोड़े से कंसेप्ट्स जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर हम इन्हें कंपाइल कर लें तो समझ पाएंगे कि क्या रिलेशंस थे दोनों की सोच में। यहां पर मेंडल कहते थे, मेंडल सेज फैक्टर्स अकर इन पेयर, ओके। सटन एंड बावेरी सेज क्रोमोसोम्स फैक्टर्स आर प्रेजेंट, यू नो। देखिए, टुडे वी नो व्हाट। देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, आपके कंसेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाएंगे। ये हमारी क्या है स्टूडेंट? एक सेल है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। अब ये टाइम कौन सा है? 1902 का है। टूल्स एंड टेक्निक्स आ चुकी हैं, हम सेल के अंदर चल रहे हैं। ये हमारी सेल की स्टूडेंट्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस। क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोलस। और यहीं पर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। ये जो मैंने इस तरीके की पिक्चर बनाई है, ये मैंने इसलिए बनाई कि आपको कंसेप्ट समझ में आए। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट है? डीएनए। क्या प्रेजेंट है? डीएनए। एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? क्रोमैटिन है। क्या है? क्रोमैटिन है। और ये क्रोमैटिन किससे बने हुए हैं? डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। तो एग्जैक्टली इसी क्रोमैटिन्स क्रोमोसोम्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा? हमारा डीएनए। तो अभी हम क्रोमैटिन के ऊपर ना जा करके हम सिंपली क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर? डीएनए। और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? जीन। डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होगा स्टूडेंट? जीन। क्लियर है? तो अगर हम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में क्लियरली बोलना चाहें हम और आप, तो कह सकते हैं जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स एंड दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। वी कैन से दैट कि जो जीन्स हैं ये कहां पर सिचुएटेड है? क्रोमोसोम्स में। और ये क्रोमोसोम्स कहां पर प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस के अंदर। बोल सकते हैं अपन। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में। जीन्स आर प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। तो सर्टेन मेंडल्स क्या कह रहे थे? फैक्टर्स अकर इन द पेयर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम बात करें किसकी? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की। यहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जीन कहां पर प्रेजेंट है? डीएनए में। और डीएनए भी कहां पर है? क्रोमैटिन्स के फॉर्म में। डीएनए, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दिस क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इतनी पॉइंट्स क्लियर है?
चलिए अब पेशेंस के साथ समझिए। जीन्स आर सिचुएटेड ऑन द क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स को इन्होंने एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया था, इसे अपन इरेज कर रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां से डिराइव हुआ था इससे, वो क्या, क्रोमोसोम्स आर द vehicles of heredity. Getting my point? Chromosomes are the vehicles of heredity. किसकी vehicles हैं? Heredity. Heredity means transmission of character from parents to offsprings. Getting my point? और ये व्हीकल्स मतलब जैसे कि गाड़ी है, कार है, मोटर है, तो जो इनहेरिटेंस होगा, पेरेंट्स ने हमें क्या दिया, स्पर्म या ओवम दिए। स्पर्म और ओवम के अंदर क्या प्रेजेंट था, क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम कहाँ से आया, मदर की साइड से, दूसरा क्रोमोसोम कहाँ से आया, फादर की साइड से। बोथ आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और जाइगोट बनी। जाइगोट इज अ डिप्लॉइड सेल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ये समझा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं आर कॉल्ड व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। क्यों कहे जा रहे हैं व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी? क्योंकि जो अनुवांशिकीय है, जो स्थानांतरण है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, वो किसके थ्रू हो रहे हैं, जीन्स के थ्रू। और ये जीन्स की लोकेशन क्या है, ये प्रेजेंट कहाँ पर है, क्रोमोसोम्स में। क्लियर है? सो दे आर कॉल्ड व्हाट, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। एक लाइन में मैं कंपाइल कर दे रहा हूं बिकॉज देयर इज लैक ऑफ टाइम। तो यहां पर सिंपली 2 पॉइंट्स, आप ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। एलिल्स, मेंडल के अकॉर्डिंग एलिल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में। दूसरी तरफ सटन एंड बावेरी बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम्स आर आल्सो अकर्स इन पेयर्स। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक मदर की साइड से आएगा और एक फादर की साइड से, दोनों बातें सेम है। फिर अगली बात, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे क्रोमोसोम्स विल सेपरेट। ये कौन कह रहा है, सटन एंड बावेरी। जबकि मेंडल इसी बात को कह रहे थे, एलिल्स आर सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो आपने देखा कि एलिल्स सेपरेट हो रहे हैं, ये कौन कह रहा है, मेंडल। और क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, ये बात कौन कह रहा है, सटन एंड बावेरी। फिर अगले स्टेप पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट जो हैं सटन एंड बावेरी कहते हैं क्रोमोसोम्स हैव अ जीन्स दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। जो जीन्स प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे वो असॉर्ट करेंगी, सेपरेट होंगी इंडिपेंडेंटली। एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करेगी, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट इसी बात को मेंडल कह रहे हैं एलिल्स के थ्रू कि एलिल्स जो हैं ये सेपरेट करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर आप लोगों ने इजिली सीखा कि किस तरीके से सटन एंड बावेरी ने सपोर्ट किया मेंडल्स लॉ को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आई हैं तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, क्योंकि एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली मुझे शेयर करें प्लीज़। आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चैनल्स वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशंस की, क्योंकि आप शेयर करके किसी की हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू इट। थैंक्स ऑल आर्टिस्ट फ्रेंड्स।